क्या आपको पता है कि फसलों में पोषक तत्वों का बड़ा महत्व होता है। ऐसे तो जो है फसलों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इन 17 पोषक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व 3 होते हैं, द्वितीय पोषक तत्व 3 होते हैं और इसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व बाकी बचे हुए हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में कुछ स्ट्रक्चरल होते हैं जो संरचनात्मक पोषक तत्व माने जाते हैं, जैसे CHO, ये संरचनात्मक पोषक तत्व है। प्राथमिक पोषक तत्व NPK, द्वितीय पोषक तत्व सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये होते हैं द्वितीय पोषक तत्व। और बाकी के जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं बोरान, मल्टीवेडेनम, फिर इसके बाद में जो भी होते हैं निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी केवल इन्हीं तत्वों को देकर पौधों में पूर्ति की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इन्हीं पोषक तत्वों की कमी के बारे में, पौधों में होने वाली कुछ बीमारियां, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा विशेष चर्चा का विषय क्या है? तो आज के इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय है अन्न एवं फसलों में होने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होने वाले डिसऑर्डर। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो आइए जुड़ जाइए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। सोचने की बात यह है कि पोषक तत्व का पता सबसे पहले किसने लगाया था। तो पोषक तत्व की यदि पता हम करें तो सबसे पहले जो है 1939 में, और इसके बाद में जो है आर्नॉन ने 1954 में। ये आर्नॉन एवं स्टाउट ने 1939 में सबसे पहले 16 पोषक तत्व बताए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये 16 पोषक तत्व जो है पौधों की ये जीवन चक्र पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो एक पोषक तत्व और था जिसकी खोज जो है निकिल की जो है बाद में 1987 में जो है ब्राउन और उसके सहयोगी के द्वारा पता लगाया गया। तो ये सारे पोषक तत्व के बिना पौधों का जीवन संभव नहीं हो सकता। तो चलिए हम एक एक करके सारे पोषक तत्व का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर आती है बात मक्का में व्हाइट बूट। तो मक्का में व्हाइट बूट आपने देखे होंगे, जब मक्का की फसल छोटी रहती है, आप समझ लीजिए 30 से 35 दिन की, तो ऊपर की जो सबसे लास्ट की जो ऊपरी जो नए जो पत्तियां रहती है वो कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है। तो उसे व्हाइट बूट कहते हैं। और ये लक्षण क्या होता है, जिंक की कमी का लक्षण होता है। किसकी कमी का लक्षण होता है? जिंक की कमी का लक्षण होता है। और जिंक की कमी का लक्षण कैसे पूरा किया जाएगा? जिंक सल्फेट के द्वारा। तो जिंक सल्फेट की कमी कैसे पूर्ति की सकती है मक्का की फसल में? तो या तो आपको भूमि का परीक्षण करा के पता कर लेना चाहिए कि भूमि में किस तत्व की कमी है, तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। और दूसरा, यदि आपको खड़ी फसल में यदि इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आजकल जो है मार्केट में बहुत सारे जो है लिक्विड फॉर्म में भी उपलब्ध है, या तो फिर आप जो है यूरिया के साथ मिलाकर जिंक आप दे दीजिए, तो जिंक की पूर्ति हो जाती है। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर बात आती है टिक्का रोग। तो टिक्का रोग किसके कारण होता है? टिक्का रोग जो है फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है। अब धान में खैरा रोग। तो धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है, और ये धान का जो है सबसे खतरनाक बीमारी है। इससे काफी ही धान की फसल में नुकसान। और यदि ऐसा देखा जाए तो फसलों में जो है ये जिंक बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसकी मात्रा केवल जो है फसलों में 20 ppm की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। यदि इतनी मात्रा जिस भूमि में हम फसल को उगा रहे हैं यदि है तो ये कमी का लक्षण किसी भी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा जिंक की जरूरत पड़ती है धान की फसल में, धान की खेती में। तो यदि 20 ppm से मात्रा कम हो जाती है तो ये अपना लक्षण जो है धान के पौधों में दिखाने लगता है। तो इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? धान की बुआई से पहले या धान की रोपाई के बाद हम कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है। कपास में ब्लैक आर्म। तो कपास में ब्लैक आर्म का मतलब ये होता है कपास की पत्तियों में काले काले लंबे लंबे धब्बे बन जाना। मतलब वहां जो है आप एक प्रकार से कहे तो ऊतक का नेक्रोसिस हो जाना। तो ये किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कपास में ये लक्षण जो है बैक्टीरिया के कारण दिखाई देता है। अब आता है मक्का में चारकोल रॉट। क्या आता है? मक्का में चारकोल रॉट। तो ये मक्का में चारकोल रॉट जो होता है
ये जो है फफूंद के कारण होता है, और उस फफूंद का नाम क्या है? मैक्रोफोमिना फेजियोलाई। और यही फफूंद के कारण जो है सोयाबीन में भी चारकोल रॉट होता है, मैक्रोफोमिना फेजियोलाई के कारण। अब यदि आपके भूमि में इस फंगस की मात्रा ज्यादा है, या ये फंगस क्या रहता है, कभी कभी सीड बॉर्न में भी रहता है, यानी बीजों में भी पाया जाता है, तो इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकती हैं? इसके बचाव के लिए जैसे बीटावैक्स है और बहुत सारी ऐसी फंजीसाइड आती है, तो इन फंजीसाइड से क्या है, बीजों को उपचार करके ही खेत में बुआई करना चाहिए। तो इससे क्या है, चारकोल रॉट से बचाया जा सकता है। अब इसकी पहचान क्या है चारकोल रॉट की? इसकी पहचान जो होता है, मक्के की खड़ी फसल में आप देखोगे तो पौधे पीला होकर सूख जाता है, तो आप नीचे जड़ में देखोगे तो अंदर जो है उसकी जड़ जो है, या जड़ के पास जो तना है वहां पर क्या है, पूरा तना जो है वहां पर लाल लाल हो जाता है। अंदर आप यदि उसको काट के देखोगे तो और पूरा एकदम फोछड़ा हो जाता है, यानी कि उसमें क्या है, सूख जाता है अंदर। तो ये क्या है, चारकोल रॉट के लक्षण है। अब हम आगे देखते हैं चरी। अब चरी किस काम के लिए उपयोग होती है? ज्वार चरी, चरीले में जहरीलापन। इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि ज्वार में कुछ कुछ एसिड होते हैं, और उस एसिड की एक अवस्था होती है सबसे ज्यादा बनने की। यदि उस अवस्था में यदि हम पशुओं को खिलाते हैं ज्वार का चारा, ज्यादातर ज्वार जो है चारे के लिए ही मोस्टली उपयोग होती है, पशुओं के चारे के लिए, तो चरी भी जो है पशुओं के चारे के लिए ही उपयोग होती है, तो ज्वार को चरी भी कहते हैं। तो उसमें जो है एसियन अम्ल पाया जाता है, धुरीन अम्ल पाया जाता है, और प्रूसिनिक अम्ल पाया जाता है। ये जो अम्ल होता है, ये जो है ज्वार की कीन स्टेज तक, यानी ज्वार की खड़ी फसल जब घुटने तक आती है तब तक ये ज्यादा संश्लेषित होता है, और जैसे ही घुटने से ज्यादा बड़ी फसल हो जाती है तब ये इसका संश्लेषण होना कम हो जाता है। तो जब घुटने से ऊपर ऊंचाई की फसल हो जाती है तब ही हमें पशुओं को ज्वार का खिलाने चारे के रूप में उपयोग करना चाहिए। इससे पहले करते हैं तो इसकी टॉक्सिटी के कारण कभी कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो निश्चित ही आप ये समझ गए होंगे कि एससीएन क्या है, प्रूसिनिक अम्ल क्या है, और ध्रुनीन क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। धान में रिक्लेमेशन एक बीमारी होती है धान फसलों में, यानी जो अनाज वाली फसलें हैं उनको धान फसलें के अंतर्गत रखा गया है। तो कापर की कमी के कारण से होती है। किस कमी के कारण से होती है? कापर की कमी के कारण। और कापर की कमी जो है पौधों के लिए बहुत कम जरूरत पड़ती है। मान लीजिए 6 ppm की, यानी 6 ppm की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कापर की कमी पूर्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, हम लगातार जो है धान फसलें या ग्रामीण कुल की फसलें एक ही खेत में उगाते हैं, तो वहां पर जो है इस तत्व की कमी हो जाती है। तो इस तत्व की कमी हम जो है लिक्विड फॉर्म में भी पूरी कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रिक्लेमेशन की कमी कैसे पूरी की जा सकती है। अब आता है धान में झोंका। क्या आता है? धान में झोंका ब्लास्ट या ब्राउन लीफ स्पॉट। तो ये जो है ये सबसे खतरनाक बीमारी है, और सन याद होगा बंगाल में 1943 में ये ब्लास्ट के कारण ही जो है अकाल पड़ा था। तो ये इसका कारण क्या है? फफूंद है। इसका कारण क्या है? फफूंद है। अब हम आगे देखते हैं बाजरा में अर्गट या स्मट डिसीज। बाजरे में जो अर्गट या स्मट डिसीज जो लगता है, ये एक फंगस जनित बीमारी है। किस जनित बीमारी है? फंगस जनित बीमारी है। अब इसमें क्या होता है, जब बाजरे में अर्गट रोग लगता है तो बाजरे का जो भुट्टा रहता है तो उसमें हनी ड्यू जैसा एक पदार्थ स्रावित होता है, और फिर बाद में स्रावित होते होते ये पूरा जो है ये कवक जो है जाल बना लेता है। जाल बनाने के बाद सूख जाता, जाल बनाने के बाद ये कवक जाल जो है एक समय ऐसा आता है माइसीलियम सूख जाता है, और सूखने के बाद पूरे भुट्टे को एकदम चाशनी जैसा चिपका देता है, जिससे क्या रहता है कि बाहर के और भी रोग आकर्षित होते हैं और उसमें लग जाते हैं, और दाने के स्थान पर जो है एक माइसीलियम बनने के कारण जो है दाना नहीं बन पाता, और दाना नहीं बन पाने के कारण जो है फसल उत्पादनकर्ता को नुकसान होता है। तो ये बहुत ही भयंकर खतरनाक रोग है बाजरे का अर्गट डिसीज। तो इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको बचाने के लिए हम बाजरे की जब खेती करते हैं तो बाजरे को बीज को किसी भी फंजीसाइड से लाकर उपचारित करके ही, विशेषकर बीटावैक्स सबसे अच्छी फंजीसाइड है, तो उससे ही उपचारित करके बाजरे के बीज की बुआई खेतों में करना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गन्ने में रेड रॉट। तो गन्ने में रेड रॉट जो है यह बहुत गन्ने की यह भयंकर खतरनाक बीमारी है। इससे जो है हमेशा हर साल लाखों टन गन्ना
जो है प्रभावित होता है और यह फंगस जनित बीमारी है। और कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम एक फंगस है जिसके कारण ये होता है। इससे क्या रहता है, पूरे गन्ने में जो है जड़ से लेकर ऊपरी सिरा तक लाल लाल हो जाता है, जिससे क्या है गन्ने के रस की गुणवत्ता प्रभावित होती है और खाने में जो है अजीब सा स्वाद आता है। तो इससे क्या है, जैसे हम शुगर बनाते हैं या गुड़ बनाते हैं उसमें भी क्या है प्रभावित होती है। तो ये जो है सबसे खतरनाक गन्ने का एक डिसीज है। तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इसके बचाव के लिए मार्केट में बहुत सारी फंजीसाइड अवेलेबल है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एगालाल है। ऐसे जो है दवा का उपयोग करके हम इसको रोक सकते हैं। अब क्या देखेंगे, मूंगफली में हॉलो स्टर्म, मूंगफली में हॉलो हार्ट, मूंगफली में हॉलो हार्ट ये भी एक बोरान कमी का डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि जो फली जो रहती है उसके अंदर बीज नहीं बनता है, वो खाली रह जाती है। तो ये बोरान की कमी के कारण होता है। और मोस्टली जो है फली वाली फसल में बोरान बहुत ही ज़्यादा उपयोगी तत्व होता है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और बोरान की बहुत कम मात्रा जरूरत पड़ती है। मान लीजिए 20 ppm की आवश्यकता पड़ती है। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। इतनी मात्रा की आवश्यकता होती है, जो सबसे कम इकाई है मात्रा नापने की। तो इतनी यदि मात्रा भूमि में अवेलेबल हो या आप कृत्रिम रूप से दे देते हैं तो निश्चित है इस बीमारी से बचाव हो जाता है या इस डिसऑर्डर से बचाव हो जाता है। अब हम देखते हैं कपास में लिटिल लीफ। तो कपास में लिटिल लीफ ये भी बोरान तत्व की कमी का एक मेजर फैक्ट है और इससे काफी नुकसान भी होता है। इससे क्या है, पौधों का जीवन चक्र रुक जाता है। तो इसकी कमी पूर्ति बोरान से ही होती है। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं पहली बार तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मैं इसको बनाने वाला हूँ। तो एग्रीकल्चर से संबंधित मध्य प्रदेश या बाहर के जो भी एग्जाम होते हैं, मैं सारा अपडेट इसमें वीडियो के तौर में देते रहता हूँ। तो आप यदि मेरा वीडियो देखते हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।